नमस्कार साथी, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को, इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से, एक नए अंदाज में पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने देखा अब तक की चर्चा में हमने देखा किस प्रकार से भारत का संविधान बनने से पहले भारत में शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता था, किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भारत में नियम व कानून लागू किए जाते थे, उनके बारे में हमने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में। हमने देखा संविधान सभा किस प्रकार से बनी, उसका गठन कैसे हुआ, कब उसके चुनाव हुए, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से आए, निर्वाचित हुए कि मनोनीत हुए, हमने वो सारी चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने देखा भारतीय संविधान का निर्माण कब होता है, कब लागू होता है, वो सब हमने देखा। फिर हमने देखा भारतीय संविधान में कौन कौन से देशों के संविधानों से प्रावधान जोड़े गए, वो सब हमने देखे थे। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ शब्दों के बारे में चर्चा कर ली थी, और अब हम देख रहे थे शासन का स्वरूप कैसा हो। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें बताती है कि शासन का स्वरूप कैसा हो। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें हम देख रहे थे भारत का संविधान, और संविधान में हम क्या देख रहे थे, प्रस्तावना देख रहे थे। प्रस्तावना देख रहे थे, जिसमें प्रस्तावना के कई उद्देश्य हमने देखे, जिसमें एक था शासन का स्वरूप कैसा हो। शासन का स्वरूप, प्रस्तावना हमें बताती है शासन के स्वरूप के बारे में। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जिसमें हमने कुछ शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक शब्द हमने देखा समाजवादी। शासन कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। उससे पहले देखो जिस प्रकार प्रस्तावना में है, तो पहला शब्द कौन सा है, शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन संप्रभु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन समाजवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शासन समाजवादी होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। शासन कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन गणराज्य होना चाहिए। गणराज्य। इन सब शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संप्रभु के बारे में देखा। तो भारतीय संविधान की संप्रभु किसमें निहित है, तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। ये हमने देखा था। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें पहली ही लाइन क्या लिखी गई है, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो किन के हाथों में है, तो भारत की जनता के हाथों में है। भारत की जनता के हाथों में है। हमने संप्रभु शब्द के बारे में देखा। हमने देखा समाजवादी शब्द के बारे में। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को, समाजवादी शब्द का क्या मतलब है, सरकार है समाज के हाथ में होनी चाहिए। समाज का मतलब भारतीय समाज से है, भारत के सभी लोगों के। ऐसा न हो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो। जैसे संविधान सभा थी, उसी प्रकार अब संसद है। तो पूरी जो भारत की सत्ता किसके हाथों में है, भारतीय की सरकार किसके हाथों में है, तो संसद के हाथों में है। जो लोग, एक लोगों द्वारा चुनी गई एक सरकार है। कैसी है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। तो समाज के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा है। यहाँ पे समाज कौन है, तो भारतीय समाज है। इस प्रकार से हमने देखा शासन कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या कहना चाहता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या कहना चाहता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म बराबर हैं। देश के लिए कोई एक धर्म मायने नहीं रखता। देश के लिए कौन मायने रखता है, सभी धर्म मायने रखते हैं। देश में कौन सा धर्म बराबर, सभी धर्म कैसे हैं, बराबर है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सर्वोच्च माना जाए कि ठीक है इस देश के अंदर इस धर्म के आधार पर शासन चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सभी धर्मों को अलग यानी एक साथ जोड़ करके उन सभी धर्मों के आधार पर क्या बनाया जाए, शासन किया जाए। ऐसा न हो किसी एक धर्म के आधार पर शासन किया जाए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। धर्म कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। देश या सरकार एक धर्म के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। सरकार एक धर्म के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। सरकार सभी धर्मों को बराबर मान करके चलानी चाहिए। शासन कैसा हो कि सभी धर्म क्या है, बराबर है। देश के लिए सभी धर्म क्या होंगे, बराबर है। मतलब क्या हुआ, सभी धर्म बराबर है, बराबर है। देश का कोई एक खास धर्म नहीं है, देश का कोई एक धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। सरकार किसी एक धर्म के आधार पर, सरकार किसी एक धर्म के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। तो ये है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि जो धर्म यानी किसी भी एक धर्म को सर्वोच्च न माना जाए, सभी धर्मों को बराबर मान करके सभी धर्म के लोगों के लिए समान व्यवस्था की जाए। तो ये है धर्मनिरपेक्ष, जो हमें कौन बताता है, प्रस्तावना बताती है कि शासन कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्म के आधार पर शासन नहीं किया जाना चाहिए। शासन सभी धर्मों को बराबर मान करके सभी धर्म के लोगों को एक साथ मान करके एक कुटुंब, वसुदेव कुटुंबकम, हमने एक शब्द सुना ना, कौन सा, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ, पूरा संसार ही एक घर है, एक परिवार है। पूरा संसार क्या है, एक परिवार है। सभी धर्मों को इसमें शामिल किया गया है। सभी धर्मों को एक मान करके हमें क्या चलाना चाहिए, शासन चलाना चाहिए। भारत में शासन कैसा चलना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर मान करके धर्मनिरपेक्ष शासन होना चाहिए। कौन बताता है ये, तो ये प्रस्तावना बताती है, जो भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना है। क्या है ये, मूलभूत संरचना है, मूलभूत ढांचा है। इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। शब्द बदले जा सकते हैं, शब्द जोड़े जा सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की मूलभूत जो संरचना है, मूलभूत ढांचा है, जिस ढांचे पे ये टिका हुआ है, जो उद्देशिका बताती है, उन उद्देश्यों से इतर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो देश में शासन कैसा चलना चाहिए, तो धर्मनिरपेक्ष चलना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर मान करके। अब शब्द आया है धर्म। ये धर्म शब्द क्या है, क्या है धर्म शब्द, तो धर्म शब्द का मतलब है जीवन शैली को धारण करना। हम किसी भी जीवन शैली को धारण करते हैं, वो ही हमारा क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है। धर्म कैसा होना चाहिए, तो धर्म मानवता का धर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मानवता का धर्म होना चाहिए। मानवता के धर्म का मतलब है सभी मनुष्यों को बराबर माना जाना चाहिए। सभी मनुष्यों को कैसा माना जाए, बराबर माना जाए। सभी मनुष्यों को ही नहीं, सभी जीवों को बराबर माना जाए कि ये भी हमारी तरह ही क्या है, जीव है। ऐसा न हो किसी एक धर्म के व्यक्ति को थोड़ा सा सर्वोच्च मान लिया जाए, उसके दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नीचा न दिखाया जाए। सभी धर्म कैसे माने जाएंगे, समान माने जाए। वो ही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्म क्या है, जीवन शैली को धारण करना, जीवन शैली को धारण करना क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। जीवन शैली, जिस प्रकार की हम जीवन शैली को धारण करेंगे वही हमारा धर्म बन जाएगा। जिस प्रकार की जीवन शैली हमारी है वही हमारा क्या है, धर्म है। तो धर्म शब्द का तात्पर्य क्या है कि जीवन शैली को धारण करना, जीवन शैली को धारण करना धर्म कहलाता है। लेकिन ये जो शासन है वो किसी एक धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए। कैसा हो, धर्मनिरपेक्ष शासन हो। यही क्या कौन बताता है, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना बताती है। और हमारे देश के संविधान का मूलभूत ढांचा भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान के जब दार्शनिक महत्व पर प्रश्न लिखने को कहे, दार्शनिक महत्व पर जब आपको उत्तर लिखने की बारी आए, तो उसमें आप धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। एक बात आप और भी लिख सकते हैं, समाज कल्याण। इन सभी शब्दों के बारे में आप डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको लिखना पड़े, किसके बारे में लिखना पड़े, भारतीय संविधान के दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन यदि यूपीएससी के
मेन एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप उसमें इन शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। इन शब्दों को जरूर मेंशन कीजिएगा। ये कीवर्ड है जो आपकी कॉपी को औरों से बेहतर बनाएंगी। तो ये है धर्मनिरपेक्ष के बारे में। ये धर्मनिरपेक्ष की हमने बात की। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको हमने देखा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमने देखा। देश का कोई एक धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्म कैसे हो, बराबर हो। ये है धर्मनिरपेक्ष। अब बात आती है पंथ निरपेक्ष की। तो शायद आपने इसको लिख लिया होगा, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। साथ साथ लिख लिया करो, छाप लिया करो, वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया करो। अब हम देखने वाले हैं पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में। इसके बारे में देखेंगे तो पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में देखेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ, धर्म के अंदर विभिन्न पंथ बने होते हैं। धर्म के अंदर क्या होंगे? विभिन्न पंथ बने होंगे। जिस प्रकार देश का कोई एक धर्म नहीं माना जाता, उसी प्रकार से देश का कोई एक पंथ नहीं होता। क्या नहीं होता? पंथ नहीं होता। पंथ क्या होता है? जिस राह पर हम चलते हैं वो ही हमारा पंथ माना जाता है। हम जिस प्रकार की जीवन शैली को धारण करते हैं वो हमारा धर्म है। उस जीवन शैली में जिस प्रकार से हम उसको अपने जिस राह पर हम चलने लगते हैं, पंथ का मतलब है हम किसी एक समाज के अंदर जुड़ जाए, किसी एक ऐसा हमारा एक समूह बन जाए कि इतने लोगों का यह समूह है, ये इस प्रकार की जीवन शैली को धारण कर चुका है और उसी को क्या कहेंगे? पंथ कहेंगे। वो आगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहेगा। पंथ से व्यक्ति अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? पंथ से व्यक्ति अलग हो सकता है, धर्म से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म से। जैसे हम देखते हैं पंथ के अंदर, हम देख लेते हैं जैसे बहुत से पंथ बने हुए हैं। जैसे हम देखते हैं नाथ पंथ के बारे में, हम देखते हैं नाथ पंथ के बारे में, हम देखते हैं कबीर पंथ के बारे में। तो बहुत सारे ये पंथ बने हुए हैं, अलग और भी बहुत सारे पंथ बने हुए हैं। तो उन पंथों के आधार पर भी क्या नहीं हो? शासन न हो, शासन भी कैसा हो? पंथ निरपेक्ष हो। क्या हो? पंथ निरपेक्ष हो। जिस प्रकार से शासन धर्म निरपेक्ष है, उसी प्रकार से कैसा होना चाहिए? तो पंथ निरपेक्ष भी होना चाहिए। ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसको भी कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया शब्द है। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया इसको? 1976 में जोड़ा गया। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ और धर्म अलग अलग है। धर्म पंथ एक इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यदि आपसे लिखना पड़े कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष या पंथ और धर्म में अंतर कीजिए, तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं कि ये तो हमारा क्या है? पंथ है और ये हमारा क्या है? धर्म है। तो ये धर्म बड़ा है, धर्म के अंदर ही कौन है? पंथ है। धर्म के अंदर ही कौन होगा? पंथ होगा। तो व्यक्ति इस पंथ से तो अलग हो सकता है लेकिन धर्म से अलग नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना कि ये कथन किसका है कि व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता, पंथ से अलग हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का ये कथन है। क्या कथन है? कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है, पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से नहीं। धर्म से नहीं। तो ये शब्द किसका है? ये कथन किसका लिखा, किसका कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से अलग महात्मा गांधी जी का मानना है व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है लेकिन धर्म से अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देश कैसा शासन कैसा चलना चाहिए? पंथ निरपेक्ष शासन चलना चाहिए। तो ये हमने बात की पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक शब्द की। लोकतांत्रिक शब्द की डेमोक्रेटिक शब्द के बारे में हम देखने वाले। क्या है ये डेमोक्रेटिक? क्या है ये लोकतांत्रिक? अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक शब्द के बारे में। इन शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि लोकतांत्रिक शब्द की क्या प्रासंगिकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शब्द किस प्रकार से उल्लेखित है, प्रकाश डालिए।
तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी के मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया, या इनके क्रम मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इनमें से 4 शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा जिस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द उल्लेखित है उसी क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शब्द के बारे में। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक शब्द, डेमोक्रेटिक शब्द के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है ये डेमोक्रेटिक, क्या है ये डेमोक्रेटिव, ये क्या है डेमोक्रेसी, क्या होती है लोकतंत्र, क्या होता है। तो हम देखते हैं भारत है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश कौन है? भारत है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, भारतीय जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या है? लोकतांत्रिक है। जो भारतीय जनता द्वारा क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। भारतीय जनता ही अपने नेताओं को चुनती है, उनका क्या करती है? चुनाव करती है। ये जो चुनाव करने की शक्ति है ये हमें लोकतंत्र देता है। कौन देता है? यही लोकतांत्रिक शब्द जो प्रस्तावना में उल्लेखित है, ये हमें ये शक्ति देता है कि हम हमारे नेताओं को क्या करें? चुने, हम उनका चुनाव करें। ये हमें शक्ति कौन देता है? तो यही लोकतांत्रिक शब्द देता है। ये प्रस्तावना हमें ये शक्ति देती है। ये भारतीय संविधान हमें ये क्या देता है? अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में बात की? लोकतांत्रिक शब्द के बारे में। ये जो लोकतांत्रिक शब्द है किससे बना है? तो ये बना है डेमोस, डिमोस और कार्टिया शब्द से। डिमोस और कार्टिया शब्द, डिमोस और कार्टिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता और शासक। डेमोस का मतलब होता है जनता, जनता या लोग हम इसे कह सकते हैं। कार्टिया का मतलब है शासन। तो किसका शासन हो? जनता का शासन। जनता का शासन ही क्या है? डेमोक्रेटिव है, डेमोक्रेसी है। यही तो है भारत के लोग, हम भारत के लोग। क्या हमने पहले देखा था ना कि जो भारत में सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? तो जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। देखो प्रस्तावना तो बार बार ये बोल बोल के कह रही है कि भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में है। ये प्रस्तावना हमें कहती है, ये भारत का संविधान ये कहता है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? तो भारत की जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हम देश को किस प्रकार से चलाना चाहते हैं, देश को किस राह पर लेके जाना चाहते हैं। ये सारी शक्ति किसके हाथ में है? तो हमारे हाथ में है। जनता का शासन। डेमोक्रेटिव शब्द, लोकतांत्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो क्या बनेगा? दूसरा शब्द अर्थ इसका जनता का शासन। यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतांत्रिक इसे ही कहते हैं। तो लोकतांत्रिक तो शासन कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। सरकार जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए। शासन किसका होना चाहिए? जनता। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? जनता के हाथ में होनी चाहिए। कौन कहता है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है। भारत का संविधान कहता है, क्या कहता है? कि जनता का शासन। भारत में कैसा शासन हो? जनता का शासन हो। भारत में सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में हो? तो जनता के हाथ में हो। ये कौन बताता है? लोकतांत्रिक शब्द बताता है। भारत की संविधान बताता है, संविधान की प्रस्तावना बताती है। ये उद्देश्य थे, किनके उद्देश्य थे? ये उद्देश्य थे हमारी संविधान सभा के, जिन्होंने संविधान बनाई उस सभा के सदस्यों के ये उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? कि भारत का शासन कैसा हो? लोकतांत्रिक हो। तो इस प्रकार से हमने देखा लोकतांत्रिक शब्द के बारे में। अब हम देख लेते हैं गणराज्य शब्द के बारे में। तो हम देख रहे हैं भारत के शासन का स्वरूप कैसा हो, जो हमें कौन बताता है? प्रस्तावना बताती है। इसमें हम अब देखने वाले हैं गणराज्य शब्द के बारे में। गणराज्य शब्द, तो इस गणराज्य के देखते हैं। गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब होता है देश या राष्ट्र का सर्वोच्च मुखिया कैसा हो? निर्वाचित हो। देश या राष्ट्र का सर्वोच्च मुखिया क्या हो? निर्वाचित हो। क्या हो? निर्वाचित हो। वो क्या होता है? वो
गणराज्य होता है। भारत में गणराज्य की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होती है? भारत में गणराज्य की स्थापना होती है। भारत गणराज्य कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को। इसी की याद में हम हर साल 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति, पहले ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने गए। कब चुने गए? 25 जनवरी 1950 को इनका चुनाव होता है। और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की क्या की थी? पद ग्रहण किया था। क्या किया था? पद ग्रहण। किसका पद ग्रहण? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पद का इन्होंने क्या किया था? पद ग्रहण किया था। कि इन्होंने क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने भारत को गणराज्य बनाया, जिन्होंने भारत में गणतंत्र की स्थापना की। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले गणतंत्र देश कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। क्या हुए? चुने गए। शब्दों में बड़ा फर्क होता है। चुने गए थे, बने नहीं थे, चुने गए थे। बनना चुनना फर्क होता है। बनना तो आप अपने आप बन सकते हो, चुने जाना बहुत मुश्किल है। आपको कोई क्यों चुनेगा? आप में कुछ अच्छाइयाँ होगी तो चुनेंगे। ये देखो, इनमें कुछ अच्छाइयाँ थी तो लोगों ने इन्हें चुना। वो डायरेक्ट नहीं था चुनाव। कैसा चुनाव था? ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव था। चुनाव अप्रत्यक्ष था, लेकिन चुनाव तो हुआ ना। चुनाव तो हुआ। लोगों ने किनको चुना? लोकसभा के सदस्यों को चुना, राज्यसभा के सदस्यों को चुना। उन राज्यसभा के सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों ने किनको चुन लिया? राष्ट्रपति को चुन लिया। आज भी वही परंपरा जारी है। तो हम उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है उसमें हम देखेंगे जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब एक बार के लिए हम देख रहे हैं गणराज्य शब्द। तो गणराज्य शब्द का मतलब क्या होता है? देश या राष्ट्र का सर्वोच्च मुखिया कैसा हो? निर्वाचित हो। ये गणराज्य शब्द किसमें उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। हम शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं इसके बाद और क्या उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो हमने शासन के स्वरूप को देख लिए। अब हम देखेंगे इसके अंदर और क्या उल्लेखित है। तो शासन का स्वरूप जैसे ही हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे न्याय के बारे में। इसके बारे में, न्याय के बारे में कि भारतीय लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय के बारे में हम देखते हैं, जस्टिस किस प्रकार का भारतीय लोगों को, भारत की जनता को, भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा प्रस्तावना बताते हुए। तो भारतीय संविधान क्या करता है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें न्याय उपलब्ध कराती है। कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराती है? तो तीन प्रकार के न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित है। ये कौन कौन से हैं? तो ये देखो, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा कौन सा है? राजनीतिक न्याय। सभी को एक बराबर न्याय मिले, सभी को कैसा हो? एक समान न्याय मिले। सामाजिक न्याय, सभी समाजों को बराबर न्याय मिले। ऐसा न हो किसी एक समाज को, देखो न्याय, एक समाज में किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए जाए और दूसरे समाज को कम अधिकार दिए जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं न हो। सभी को क्या हो? बराबर न्याय मिले। आर्थिक न्याय का मतलब है एक समान काम पर एक समान मजदूरी दी जाए। एक समान यदि वो काम कर रहे हैं, उनको एक समान पारिश्रमिक दिया जाए, वही क्या है? आर्थिक न्याय है। राजनीतिक आर्थिक न्याय, इसका मतलब ये नहीं है कि पूंजी पर सिर्फ एक तबके का ही अधिकार हो जाए।
पूंजी पर क्या हो, एक तबके का अधिकार हो जाए, संसाधनों पर एक तबके का अधिकार हो, इस प्रकार की व्यवस्था न हो, सभी को क्या मिले, बराबर अधिकार मिले, बराबर न्याय, इस प्रकार का न्याय होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, ऐसा न हो कि एक तबके को ज्यादा राजनीतिक शक्तियां दे दी है, दूसरे को कम, इस प्रकार से न हो, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिले, राजनीतिक न्याय भी सबको एक समान मिले। तो ये है न्याय। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। कौन कौन से है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय है जो किसमें उल्लेखित है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। उसके बाद में हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई, हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है, किसके आधार पर दी गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है कुछ स्वतंत्रताएं। कितनी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है, विचार की, एक तो विचार कि सभी अलग अलग बातों पर अलग अलग तरह से विचार कर सकते हैं, अपने मन में विचार कर सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं, अपने सपने देखने की भी उन्हें क्या है, स्वतंत्रता है। किसी चीज पर विचार करने की उन्हें क्या है, स्वतंत्रता है। किनको, भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को, हम भारत के लोग, सर्वोच्च सत्ता किनके पास है, जनता के पास। तो ये स्वतंत्रता भी किन्हें दी गई है, जनता को दी गई है। दूसरी क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त हम लिख के कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, और उसके बाद हम इसको देखो, लिख कर, बोल कर, गाकर कर सकते हैं, नृत्य करके भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और चित्रांकन करके भी, चित्रांकन करके भी हम अपने विचारों का क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हमें क्या हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, चित्रांकन कर सकते हैं, नृत्य करके अपनी अभी विचारों की वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले तो क्या हो कि मन में विचार लाने की स्वतंत्रता है, हमें मन में विचार लाने की स्वतंत्रता है। विचार मन में आ गया, अब इसका क्या करना है, हमें अभिव्यक्ति कर, उसकी चीज क्या करनी है, अभिव्यक्त करना है। हम अपने किस प्रकार से हम अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं वो हम पर निर्भर है, हमें ये क्या है, अधिकार दिया गया है। उसके बाद में हमें जो स्वतंत्रता है वो किसकी है, विश्वास की, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। हम किस पर विश्वास करें या न करें ये हम पर निर्भर है। हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं और किसी पर न करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हमें कौन ये स्वतंत्रता देता है, तो भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है हमें ये स्वतंत्रता देती है कि हमारा जिस पर मन करे उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। विश्वास के बाद हमें और कौन सी स्वतंत्रता मिली है, धर्म की। किसकी, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से मतलब क्या हुआ कि हम किस धर्म को माने, किस धर्म को न माने, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार अनुपालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार अनुपालन कर सकते हैं। ये हमें कौन स्वतंत्रता देता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें ये स्वतंत्रता देती है। किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता देती है। हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण हम कर सकते हैं। तो ये हमें स्वतंत्रता कौन देती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित एक 5वीं स्वतंत्रता कौन है, उपासना की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, उपासना की। हम किसकी उपासना करें, किसकी न करें, किसी विधि से उपासना करें, ये सारी स्वतंत्रता हमें कौन देता है, तो भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देती है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये अलग बात है। क्या हमारी स्वतंत्रता, देखो ए और बी ये दो व्यक्ति हैं। अब ए की स्वतंत्रता तो ये है,
विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ए की स्वतंत्रता तब तक है जब तक ए की स्वतंत्रता से बी की स्वतंत्रता को किसी प्रकार का विघ्न, नुकसान न हो। ए की स्वतंत्रता तब तक है जब तक ए की स्वतंत्रता से बी की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचे। मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता देता है, तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां तक ही सीमित है जहां तक दूसरे व्यक्ति को उस पहले वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का नुकसान न होता हो। यदि ए की स्वतंत्रता से बी की स्वतंत्रता को नुकसान होता हो तो ए की स्वतंत्रता वहां पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये है बात अलग ही है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे, भाग हम देख रहे होंगे, तब हम इसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। अभी हमने देखा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता उल्लेखित है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता और उपासना करने की स्वतंत्रता हमें कौन देता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। अब देखते हैं इसके बाद और क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। इसके बाद में है कुछ समानताएं। क्या है, सभी समानता, समानता। अब हम देखते हैं समानता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता उपलब्ध कराती है। तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। पहली तो प्रतिष्ठा, इसकी समानता, प्रतिष्ठा की समानता की सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बराबर होनी चाहिए। ऐसा न हो किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हम देखो यदि कुछ समता का मतलब होता है एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों की, एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों की प्रतिष्ठा भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि दोनों की, जैसे ए और बी, इन दोनों के पास बराबर क्वालिफिकेशन है, बराबर योग्यता है, तो इन दोनों की जो प्रतिष्ठा भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन दोनों की प्रतिष्ठा भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये बात कौन कहता है, तो भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है। और उसके बाद दूसरी समानता कौन है, तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, इक्विलिटी ऑफ स्टेटस और इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हमें कौन देता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये उल्लेखित करती है कि एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों को एक समान स्टेटस दिया जाए, एक समान प्रतिष्ठा दी जाए, और एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों को एक समान अवसर दिया जाए, एक समान अवसर दिया जाए। समान योग्यता वाले व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाए। ऐसे न हो एक को अवसर ज्यादा, एक को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, एक को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दूसरे को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा न हो, दोनों को बराबर है और समान अवसर मिले। वो अवसर किसी प्रकार से के हो सकते हैं, चाहे वो रोजगार के अवसर हो या कोई और अन्य कोई भी अवसर हो। तो बराबर यानी कि एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों को एक समान अवसर दिया जाए, एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों की एक समान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो ये बात कौन कहता है, तो ये भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस समानता को उल्लेख किया गया, 2 प्रकार की समानता को उल्लेख किया गया, 2 प्रकार की समानता। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी समानता का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हम इसको समता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समता का मतलब होता है समान योग्यता वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यही क्या है, समानता है। समता और समानता एक ही। समानता, समता का मतलब यही है कि एक समान योग्यता वाले व्यक्तियों को एक समान अवसर दिए जाए, एक समान उनकी योग्यता को माना जाए। तो ये तो क्या है, समानता के बारे में। अब हम देखने वाले हैं तो इसके बाद और जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे इसमें लिखा गया बंधुत्व। क्या लिखा गया है, बंधुत्व। तो हम देखेंगे बंधुत्व का मतलब क्या है। अपना अगला शब्द कौन सा होगा, बंधुत्व। इसके बाद देखते हैं बंधुत्व शब्द के बारे में। बंधुत्व शब्द, भारतीय संविधान में ये जो बंधुत्व शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश के संविधान से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। ये जो शब्द है बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने भारतीय संविधान में जो
भारतीय संविधान के जो स्रोत है उन स्रोतों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि जो फ्रांस देश के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है, बंधुत्व शब्द लिया गया है। तो इसमें भी हम देखने वाले हैं कि बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया, पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। इसका मतलब क्या हुआ, भाईचारा, भाईचारा, सभी व्यक्ति क्या हो, भाई सभी में क्या हो, भाईचारा रहे, ऐसा ना हो दोनों आपस में लड़ते रहे। देखो क्या होता है, दो व्यक्ति जब लड़ेंगे तो तीसरा व्यक्ति उसमें बीच में क्या करेगा, फायदा उठा के जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भाईचारा जरूरी है, भाईचारा होना चाहिए सब में। बंधुत्व का मतलब क्या हुआ, बंधुत्व का दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ क्या होता है, भाईचारे से होता है। ये तो है बंधुत्व। इसके बाद में शब्द आता है एकता। कौन सा शब्द आता है, एकता, यूनिटी, यूनिटी। यूनिटी शब्द के बारे में देखने वाले, यूनिटी का मतलब क्या होता है, समान लोगों के मध्य एक समान व्यवहार। एकता का मतलब क्या होता है, समान व्यक्तियों के मध्य, समान व्यक्तियों के मध्य भाव। एकता का मतलब क्या होता है, समान लोगों के मध्य का भाव, लोगों के मध्य जो भाव है जो उनको एक साथ बांधे रखते हैं वो क्या है, एकता का भाव। जैसे हम देखते हैं ये राजस्थान है, क्या है ये, राजस्थान है। तो इसमें जो रहने वाले वो कैसे होंगे, राजस्थानी होंगे कि नहीं होंगे, क्या होंगे, राजस्थानी होंगे, क्या होंगे, राजस्थानी होंगे। तो ये तो सभी एक समान व्यक्ति है ना। देखो भूभाग बड़ा है, भूभाग कैसा है, बड़ा है, लेकिन सभी लोग क्या है, समान तो है ना। क्या समान कैसे हुए, राजस्थानी है, सबकी भाषा कैसी है, एक सी भाषा है। तो एक जैसे व्यक्तियों के बीच, एक समान लोगों के बीच जो भाव होता है, उनके मध्य जो भाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकता कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा। तो सभी जो तमिल है उनके बीच में जो भाव होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो उसे हम कहते हैं एकता। उसे क्या कहते हैं, एकता कहते हैं। तो ये एकता है, समान व्यक्तियों के मध्य का जो भाव होता है वो क्या कहलाता है, एकता कहलाता है। ये एकता शब्द भी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। ये भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व शब्द और एकता शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। अब अगला शब्द देखते हैं, अखंडता। कौन सा देखेंगे, अखंडता। अखंडता और एकता में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या भेद है वो हम देखने वाले हैं। इसमें तो हमने देखा समान व्यक्तियों के साथ या समान लोगों के मध्य जो भाव होता है, इसमें हम देखेंगे असमान, असमान लोगों के मध्य भाव, लोगों के मध्य भाव। जैसे हमने दो उदाहरण दिए थे कि राजस्थानी, जो सभी राजस्थान के जो लोग हैं उनके मध्य का भाव, क्योंकि उनकी भाषा क्या है, राजस्थानी, इनके मध्य में अलग भाव होगा जिसे हम एकता कहेंगे। और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वाले रहते हैं, तो इन तमिल भाषा, तमिल लोगों के मध्य जो भाव है वो क्या होगा, एकता। अब क्या होता है, अखंडता का मतलब हुआ असमान लोगों के मध्य, मतलब कि ये राजस्थानी और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य में जो भाव है, तमिल भाषा बोलने वाले और राजस्थानी भाषा बोलने वालों के मध्य में जो भाव है वो ही क्या है, अखंडता है। मतलब ये दोनों ही क्या है, भारतीय है। इनके मध्य जो भारतीय होने का भाव है वो ही क्या है, अखंडता है। इसीलिए तो हम कहते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में क्या है, अनेकता। अनेकता का मतलब क्या हुआ, यहाँ के जो सभी भाषा बोलियों, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावे के यहाँ के लोग हैं, लेकिन उन सब में क्या है, एकता है, अखंडता है। उन सब में क्या है, अखंडता। अखंडता इसे ही कहते हैं। असमान लोगों के मध्य में जब कोई भाव पैदा होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहेंगे, अखंडता कहेंगे। मतलब ये दोनों ही कैसे हो गए, भारतीय हुए कि नहीं हुए, ये भारतीय हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अखंडता कहेंगे। क्या कहेंगे, अखंडता कहेंगे। तो इस प्रकार के भाव है जिसे हम देखने वाले। एक तो शब्द कौन सा हुआ, एकता, उसके बाद अगला शब्द कौन है, अखंडता। तो इन दोनों शब्दों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से आज हमने देखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं उन शब्दों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। इसके बाद में हम कल अगले सेशन में देखेंगे इस प्रस्तावना के संबंध में कोई
और जो विशेषताएं हैं उन सब के बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने सुझाव है हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।